Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. So in this video we're going to talk about the systemic functional linguistic, to which we call systemic functional grammar. इसे हम SFL भी कहते हैं और SFG भी कहते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी है लैंग्वेज की जो डेवलप की थी माइकल हेलडे ने 1960s में। ये एक अप्रोच है जो फोकस करती है रिलेशनशिप के ऊपर। किसके रिलेशनशिप के ऊपर? लैंग्वेज और सोशल कॉन्टेक्स्ट के। आगे हम इसकी बेसिक ऑफ सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक डिस्कस करते हैं। पहली है मेटा फंक्शंस। एसएफएल जो है ये आइडेंटिफाई करती है थ्री मेटा फंक्शंस को लैंग्वेज के, ठीक है, डिस्टिंक्ट वे में, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से कि कैसे लैंग्वेज कन्वे करती है मीनिंग को। आइडेशनल मेटा फंक्शन, ये जो है ना मेटा फंक्शन, ये कंसर्न करती है एक्सप्रेशन ऑफ कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन किसकी? एक्सपीरियंस की, वर्ड के, ठीक है। और ये इसके अंदर रियलाइजेशन होती है प्रोसेस के बारे में, पार्टिसिपेंट्स के बारे में और सर्कमस्टांसेस के बारे में। फिर एक बात कि ये जो मेटा फंक्शन है ये कंसर्न करती है एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेंट, या उसको कंटेंट जो आपने एक्सप्रेस कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? वर्ड को, या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे एक्सपीरियंस की, हमारे तजुर्बे की, उसको, ठीक है। इसमें आपको फिर बता दूं पार्टिसिपेंट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस के बारे में पता होगा, पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता होगा, सर्कमस्टांसेस के बारे में पता होगा, देन यू कैन go for the additional meta function. So this is all about the additional meta functions. So we are going to do the analysis of the additional meta analysis. इसमें देखते हैं the dog killed the cat. इसमें जो dog है और वो cat है वो participants हैं और जो kill है वो action है। और बाकी अगर कोई situation वैसे है नहीं, अगर बताता ना किस जगह पे, तो circumstances पता चल जाने थे, ठीक है। ये है, दोबारा से देख लें एक दफ़ा। जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन है? डॉग है और कैट है, ये पार्टिसिपेंट है। और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किल्ड है, मारा जा रहा है ना, दैट इज़ एन एक्शन, दैट इज़ ऑल। और सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मतलब इंफॉर्मेशन दी होती है जो कि इन्होंने नहीं दी। आगे है इंटरपर्सनल मेटा फंक्शन। ये जो मेटा फंक्शन है ये फोकस करता है रिलेशनशिप के ऊपर, किसके? स्पीकर और लिसनर के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, और ये इंक्लूड करता है एक्सप्रेशन, सोशल और इंटरेक्टिव मीनिंग देने के लिए, जैसे कि एक्सप्रेस करना एटीट्यूड, इमोशंस, मोडालिटी या पोलाइटनेस। अब जैसे कुड यू प्लीज़ पास मी अ सॉल्ट या पास मी द सॉल्ट, इसमें कुड जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? पोलाइटनेस शो कर रहा है ना प्लीज़ में, अगर आप देखेंगे, प्लीज़ आगे देखेंगे, कुड जो है मोडालिटी शो कर रहा है, यू मी जो है वो प्रोनाउंस है और प्लीज़ जो है वो पोलाइटनेस है। मतलब आपने देख लिया कि कैसे ये जो वर्ड्स हैं ये एज अ रिक्वेस्ट को प्रोसीड करने के लिए और पोलाइटनेस को कन्वे करने के लिए गए हैं। टेक्सचुअल मेटा फंक्शन होता है, ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट के साथ। इसके अंदर फीचर्स होते हैं जैसे कोहेजन होता है, कोहेरेंस होता है, और एक तरीका होता है कि कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है ताकि एक क्रिएटिव, कोहेरेंट एंड कोहेसिव टेक्स्ट जो है ना उसको हम क्रिएट कर सकें थ्रू दैट, ठीक है। आगे इसका जब एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं होममेड डिलीशियस केक बनाना है तो हमें पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं, ठीक है, रेसिपी को फॉलो करते हैं। कोहेरेंस क्या है? जो टेक्स्ट उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया गया ना एक लॉजिकल या कोहेरेंट मैनर के अंदर, ताकि जो प्रोग्राम है वो पूरा वो आजकल एक डायलॉग चला हुआ है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वर्ड ना जाए। फॉर दैट केस यू नीड टू एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है कि आपका जो क्लियर प्रोग्रेशन ऑफ आइडिया वो आगे चला जाए। अगर हम कोहेशन की बात करते हैं, ये एक टेक्स्ट है, यूटिलाइज किया जाता है कोहेसिव डिवाइस में ताकि इस्टेब्लिश कर सकें कनेक्शन को सेंटेंस के दरमियान। और एक मतलब जब कोहेजन होता है ना तो जो सेंटेंस बोलने का फ्लो होता है या लिखने का वो बड़ा स्मूथ सा हो जाता है। थीम राइम स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा थीम राइम स्ट्रक्चर है जो इस्तेमाल करते हैं, गाइड करते हैं रीडर को। फॉर दैट पर्पस क्या गाइड करते हैं? उसको थ्रू द टेक्स्ट गाइड करते हैं ना, कि हर जो सेंटेंस है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड की जाए, एडिशनल डाटा, ठीक है। जैसे कि वो एग्जांपल देता है कि टेक्सचुअल मेटा फंक्शन जो होता है यूज़ करता है स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइज करता है टेक्स्ट को कोहेरेंट वे में। आगे लैंग्वेज एज ए सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कहते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके अंदर थ्री
ये क्या लिखा हुआ है यार, स्ट्राटा, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही। ठीक है, इसके अंदर 3 स्ट्राटाज होते हैं। जो मेन है उसको आगे डिस्कस कर लेगा। ठीक है, उसको आपने देखना है। एक है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या है? एक स्ट्राटम है जो डील करती है साउंड पैटर्न के साथ लैंग्वेज के, जिसमें फोनीम्स आ जाती है, इंटोनेशन आ जाती है, स्ट्रेस पैटर्न आ जाता है। इंटोनेशन आप ये देखें ना, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, लाइक आपको पता होता है जब आप बात कर रहे हो तो कैसे आवाज़ ऊंची करनी है, कैसे कम करनी है। ठीक है, फनीम्स आते हैं। इंग्लिश हैज़ अ सेट ऑफ फनीम्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट साउंड्स एंड डिफरेंशिएट मीनिंग, जैसे कि ये पा, बा। ठीक है, इस तरह से। और बस इसमें यही डिस्कस किया गया, और ये लैंग्वेज एज अ सिस्टम में जब हम यूज़ करते हैं वो है। ठीक है, आगे इंटोनेशन आती है, वो मैंने आपको बता दिया। इट्स अ पैटर्नाइजिंग इंटोनेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस कैन इंडिकेट अ क्वेश्चन while falling into the intonation signifies a statement. आगे स्ट्रेस पैटर्न्स हैं। इसमें इंग्लिश के अंदर ना स्ट्रेस पैटर्न्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं उसकी प्रोमिनेंस को, उसकी एम्फेसिस को, जो वो सैलेबल के ऊपर दे रही होती है। ठीक है, वर्ड के अंदर ये आपने देखना होता है। ये सब चीज़ें जब आप एसएफएल को पढ़ते हो एज अ लैंग्वेज, ठीक है, उसको आप व्यू कर रहे हो तो एज अ लैंग्वेज, और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आगे ग्रामर को डिस्कस करते हैं कि ये भी फोकस करता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फंक्शंस की, रिलेशनशिप होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। ग्रामेटिकल पैटर्न्स की बात करता है। क्लोज स्ट्रक्चर, इंग्लिश क्लोज हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। जो इंग्लिश का क्लोज स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसकी एग्जांपल ले लें, शी रीड्स बुक्स। जहाँ पे जो शी है वह सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, बुक एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आगे ट्रांजिटिविटी। इंग्लिश वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड, सॉरी, English verbs can be categorized into transitive and intransitive verbs. Transitive verbs require a direct object. ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होता है उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं ताकि वो अपना मीनिंग कन्वे कर सकें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जबकि इंट्रांसिटिव में ऐसा नहीं होता। और एक और बात आपने याद रखनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपको पता चल जाएगा इस चीज़ का कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ना, वो कौन होगा, उसको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकोगे। और फिर आप ये भी देखोगे कि वो कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है। ठीक है, ये आपने खुद देखना होगा। आगे है नॉमिनल ग्रुप, जिसको नाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। वर्बल ग्रुप, जिसको वर्ड फ्रेज स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके बारे में आपको पता होगा कि नाउन ग्रुप क्या होता है, और वर्ड ग्रुप क्या होता है, और वर्ड फ्रेज स्ट्रक्चर क्या है। इसमें अगर आप नाउन की बात करें तो डिटर्मिनर आ जाते हैं, और वर्ब की अगर बात करें इसमें ऑक्सिलरीज आ जाते हैं, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट आ जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जो होती है ना वो अलाउ करती है फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, कि थ्रू कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होती है ये ज्वाइन करती है दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जिनके अंदर इक्वल स्टेटस होता है, जैसे ही लाइक्स टू स्विम एंड शी लाइक्स टू डांस। ठीक है, अब सबऑर्डिनेशन इन्वॉल्व करती है, कंबाइन करती है दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक डिपेंडेंट क्लोजेस के ऊपर। आई विल गो इफ इट्स स्टॉप रेनिंग। आगे हम बात करते हैं तो लेक्सिस की बात करते हैं कि ये जो स्टेरियोटाइप होता है ये रेफर करता है वोकैबलरी को और एक तरीके से वर्ड्स को, कि हमने कैसे चूज़ करना होता है वर्ड्स को ताकि वो वर्ड्स हैं वो मीनिंग कन्वे कर सकें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इट कुड बी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इडियम, टेक्निकल वोकैबलरी। आगे रजिस्टर और जॉनरा है। एसएफएल जो होती है ना, इसके अंदर ये बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है। ठीक है, रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट में और जॉनरा के कॉन्सेप्ट में। अगर हम रजिस्टर की बात करें ना तो ये रेफर करता है वेराइटी ऑफ लैंग्वेज को जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब वेराइटी ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल रजिस्टर जो होता है वो टिपिकली यूज होता है प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और ये जो इनफॉर्मल रजिस्टर होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं किसमें भला? हम इसको यूज़ करते हैं कैजुअल और पर्सनल कन्वर्सेशन में,
जो हमारे फ्रेंड्स के दरमियान में हो जाती है, या वो जिसे हम जानते होते हैं, मतलब जिसे आप स्लाइटली जानते हो ना, उसे आप एक्वेंटेंस कहते हो। टेक्निकल रजिस्टर जो होता है ये एम्प्लॉयड होता है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर या प्रोफेशन के अंदर, और ये इन्वॉल्व करता है टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करने को, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं या प्रिसाइज टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आगे है एकेडमिक रजिस्टर। ये एक कॉमनली यूज्ड होता है स्कॉलरी राइटिंग के अंदर। और किस तरह से यूज़ होता है? रिसर्च पेपर्स में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। आपने ये भी देख लेना है कि इस तरह से यूज़ होता है कि यानी कि रिसर्च पेपर में हमें रिसर्च करते वक्त किया काम आता है एकेडमिक रजिस्टर। आगे है लीगल रजिस्टर। ये यूज़ होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें। यॉनरा जो है ये रेफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, ताकि ये शेयर कर सके सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर खूबियाँ और पर्पस, मकासद, ठीक है। मकसद वैसे पर्पस एक है तो मकसद, यानी ऑनर जो है ये बताता है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हैं, वो अपने करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं और अपने पर्पस को शेयर करते हैं। आगे आता है न्यू रिपोर्ट। ये है वेराइटीज़ ऑफ यॉनरा में आता है, ठीक है। एक न्यू रिपोर्ट जो होती है ना यॉनरा की, ये टिपिकली एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, वेबसाइट्स में, टेलीविज़न में, ब्रॉडकास्ट में होती है। एकेडमिक रिसर्च पेपर, ये यॉनरा कॉमनली फाउंड होता है एकेडमिक जर्नल में, स्कॉलरी पब्लिकेशंस में। पर्सनल लेटर की आगे अगर आप बात कर लें, तो पर्सनल लेटर जो होता है ये यॉनरा है, यूज़ होता है फॉर पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस, यानी एक इंडिविजुअल के दरमियान में जो पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस होती है उसके लिए। आगे है एडवर्टाइजमेंट। ये भी एक जॉनरा है, यूज़ करते हैं प्रमोट करने के लिए सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को और इवेंट्स को। आगे इसमें है कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। एसएफएल जो है वो एम्फसाइज करता है रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसको शेप करने में, लैंग्वेज को। और जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना सिचुएशन का, उसके अंदर इंक्लूड होती हैं फील्ड्स, और यू कैन से सेटिंग्स, मूड्स, टेन्योर्स, ठीक है। और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं सिस्टमिक एनालिसिस, कि जो एसएफएल है वो एम्प्लॉय करती है सिस्टमिक अप्रोच को, ताकि एनालाइज किया जाए लैंग्वेज को, एग्जामिन किया जाए इंटर रिलेशनशिप को, एलिमेंट और टेक्स्ट के दरमियान में क्लोज जो है वो एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस कैसे है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एनालिसिस, इसमें आप क्या देखते हो? इसके अंदर सब सिस्टम्स हैं, लेक्सोग्रामर, फिनोलॉजी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और लेक्सोग्रामर क्या है? चॉइस मेड इन टर्म ऑफ ग्रामर। और वोकैबुलरी, लाइक आपने एनालाइज करना होता है लैंग्वेज को एज अ सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपने एनालाइज करना होता है, चूज़ करना होते हैं, चॉइस करनी होती है आपने ग्रामर और वोकैबुलरी के दरमियान में। और फिनोलॉजी को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्दर इसमें बस ये याद कर लें कि एसएफएल जो है वो प्रोवाइड करता है एक ढांचा यानी फ्रेमवर्क, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए कि जो लैंग्वेज है वो कैसे हमें हेल्प करती है फंक्शंस को और क्रिएट करती है हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में। बस, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।